कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम है अकीरा, जो अकेले बैठकर पढ़ रहा होता है। तभी एक और स्टूडेंट जिसका नाम है नाना से उससे पूछता है कि क्या उसे इसेकाई कहानियाँ पसंद है। अकीरा कहता है कि वो बस वही पढ़ता है जो उसे फ्री में मिल जाता है। तभी वो कुछ लड़कों को बात करते सुनता है जो कह रहे होते हैं कि उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि अकीरा उनके क्लास में है। लेकिन अचानक उनके ऊपर एक पोर्टल दिखाई देता है और सब एक अजीब से जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है। वहाँ एक बुढ़ा आदमी होता है जो बताता है कि राजा उनसे बात करना चाहता है। लेकिन जब स्टूडेंट सवाल पूछने लगते हैं तो वो उन्हें चुप रहने को कहता है। राजा उनसे कहता है कि वो लोग रेटिस किंगडम में है, जो ह्यूमन कंटिनेंट का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन वो भी डीमंस के अटैक से परेशान है। राजा समझाता है कि सिर्फ एक हीरो ही डीमन लॉर्ड को हरा सकता है जो उनमें से चुना जाएगा। आखिर ये सुनकर खुश होता है क्योंकि ये बिल्कुल उसकी इसेकाई कहानियाँ जैसा है। वो बुढ़ा सबसे कहता है कि वो अपना हाथ इस क्रिस्टल बॉल पर रखे और अपने दिमाग में स्टेटस कहे ताकि सबकी एबिलिटीज दिखाई दे। एक स्टूडेंट उदास होता है क्योंकि वो हीरो नहीं निकला, लेकिन बुढ़ा कहता है कि शुरुआत के तौर पर उसके स्टेट्स काफी बेहतर है, तो वो हीरो की मदद करके भी इतिहास में नाम कमा सकता है। सब स्टूडेंट्स अपना स्टेटस चेक करते हैं और आकिरा देखता है कि उसे एसेसिन का रोल मिला है। नाना से कहता है कि ये उसके लिए सही रोल है क्योंकि क्लास के लोग तो ये तक नहीं जानते थे कि वो उनके साथ था। एक लड़का जिसका नाम है सातो, वो हीरो सिलेक्ट होता है। बुढ़ा कहता है कि उसका अटैक पावर बहुत ही ज्यादा है, लेकिन आकिरा इस बात से हैरान होता है कि उसके स्टेट्स उन सब से ज्यादा है। नाना से कहता है कि आकिरा को भी क्रिस्टल पर हाथ रखकर अपने स्टेट्स दिखाने चाहिए, लेकिन आकिरा सोचता है कि अगर उसके भयंकर स्टेट्स सबको पता चल गए तो उसके लिए मुश्किल हो सकती है। उसे तो ये भी यकीन नहीं है कि राजा जो कह रहा है वो सच है या नहीं, इसीलिए वो अपना एक स्किल कॉन्सिल प्रेजेंस यूज करता है जिससे वो अपने आप को इनविजिबल कर लेता है। वो सबसे छुप जाता है। बुढ़ा सभी से कहता है कि अब वो रात भर आराम करे, लेकिन आकिरा नोटिस करता है कि कैमरा लगी हुई है। उसे लगता है कि उन पर नजर रखा जा रहा है और यहाँ कुछ तो गड़बड़ जरूर है। रात में आकिरा निकल पड़ता है ताकि वो जगह का थोड़ा जांच कर सके। वो देखता है कि वो सच में एक अलग दुनिया में आ गया है। वो कैसल के ऊपर चढ़ जाता है और खुद अपने फुर्तीले एबिलिटीज देखकर हैरान होता है। तभी उसे राजा और राजकुमारी की बातें सुनाई देती है, तो वो अपना कॉन्सिल प्रेजेंस स्किल इस्तेमाल करके छुप जाता है। राजा पूछता है कि क्या सब कुछ उनके प्लान के मुताबिक हो रहा है, और राजकुमारी कहती है कि हाँ, ये स्टूडेंट्स एक ऐसी दुनिया से आए हैं जहाँ मैजिक नहीं होता, तो वो कोई मुसीबत नहीं बनेंगे। राजा कहता है कि उन्हें कैसल के उस सीक्रेट कमरे में जाने मत देना, क्योंकि अगर वो लोग कुछ सादा सीख लेंगे तो दिक्कत हो सकती है। आकिरा सोचता है कि ये दोनों कुछ गलत प्लान बना रहे हैं। जब वो राजा के बिल्कुल पीछे खड़ा होता है तो उसके दिमाग में आता है कि वो उसे अभी खत्म कर सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह आकिरा सोचता है कि क्या उसे सबको ये बताना चाहिए जो उसने कल रात सुना, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि सब उस पर यकीन कैसे करेंगे। सातो सबको कहता है कि वो लोग इस दुनिया में आने के बाद और ज्यादा पावरफुल हो गए हैं और अब वो राजा की मदद करना चाहता है। बाकी सब भी उसकी बात मान लेते हैं। फिर वो सब एक नाइट कमांडर से मिलते हैं जिसका नाम है सारान। वो कहता है कि वो ही उन्हें ट्रेनिंग देगा। वो उनसे कहता है कि 1 महीने बाद वो लोग एक डंजन में जाकर अपनी ताकत टेस्ट करेंगे, लेकिन उसे पता है कि सबको अभी तक इस दुनिया के रूल्स का कुछ पता नहीं। तभी आकिरा अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखता है, लेकिन सारान उसे देख लेता है, जो आकिरा को हैरान कर देता है क्योंकि उसने अपनी कॉन्सिल प्रेजेंस बंद नहीं किया था। वो सोचता है कि क्या उसके स्किल का इफेक्ट खत्म हो गया, लेकिन सारान कहता है कि उसका स्किल अभी भी एक्टिव है, बस उसके पास ऐसी आंखें हैं जो टेम्परेचर में होने वाले बदलाव को देख सकती है। आकिरा लड़ाई के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन सारान कहता है कि शांत रहो, वो राजा को कुछ नहीं बताएगा। ये सुनकर आकिरा हैरान होता है और पूछता है कि क्या सारान राजा के साइड में नहीं है। सारान कहता है कि ये पूरा मामला कॉम्प्लिकेटेड है। आकिरा उससे कहता है कि वो महल के उस सीक्रेट तहखाने में जाना चाहता है क्योंकि उसे इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता। सारान पूछता है कि उसके कॉन्सिल प्रेजेंस स्किल का लेवल क्या है। आकिरा कहता है कि वो मैक्स्ड आउट है, लेकिन उसके बाकी स्किल्स लेवल 1 पर है और उसे नहीं पता कि उन्हें कैसे बढ़ाया जाता है। सारान कहता है कि वो उसे सिखाएगा, लेकिन ये भी बताता है कि आकिरा को वो चीज उस तहखाने में नहीं मिलेगी जो वो ढूंढ रहा है। ये सुनकर आकिरा सोचता है कि वो इस नई दुनिया में आने के बाद कितना एक्साइटेड रहा है, लेकिन फिर भी उसे अपने परिवार के पास लौटने का तरीका ढूंढना होगा। सारान कहता है कि उसे नहीं पता कि आखिर अपनी दुनिया में कैसे वापस जा सकता है, लेकिन अभी उसके लिए सबसे जरूरी ये है कि वो पहले ताकतवर बने, क्योंकि तभी ही वो बचा रह पाएगा। आगे हम देखते हैं कि आकिरा फ्री में किसी से मदद लेना पसंद नहीं करता, तो सारान कहता है कि वो उसे मदद के बदले अपनी दुनिया की कहानियां सुना सकता है, क्योंकि उसे उस दुनिया के बारे में सीखना है। उसके बाद दोनों अपनी ट्रेनिंग शुरू करते हैं और आकिरा सोचता है कि क्या सच में ये ट्रेनिंग उसके स्किल लेवल को बढ़ाने में मदद करेगी।
सारन बताता है कि किसी का क्लास लेवल तभी बढ़ता है जब वो मॉन्स्टर्स को हराता है, लेकिन स्किल्स को ट्रेनिंग के जरिए इम्प्रूव किया जा सकता है। वो ये भी बताता है कि इंसानों और डीमंस के अलावा उनके दुनिया में एल्व्स और बीस्ट ह्यूमन भी होता है, लेकिन सब अलग अलग राज्य पर रहता है। आकिरा भी अपनी दुनिया के बारे में उसे बताता है। तभी एक नाइट जिसका नाम है गिलिस सारन के पास आता है और कहता है कि बाकी स्टूडेंट्स पे अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन वो कंप्लेन करता है कि उसका काम का बोझ बहुत ज्यादा है क्योंकि सारन सिर्फ आकिरा पर फोकस करता है। वो कहता है कि आकिरा की दुनिया की कहानियाँ काफी इंटरेस्टिंग है। सारन गिलिस को कहता है कि आकिरा का काउंसिल प्रेजेंस स्किल मैक्स लेवल का है। ये सुनकर गिलिस हैरान होता है क्योंकि अब तक सिर्फ पहले हीरो ने ही ऐसा किया था। कुछ देर बाद आकिरा आता है और सारन को एक किताब दिखाता है जो उसे उस सीक्रेट कमरे में मिले थे। सारन बताता है कि वो किताब उसने लिखी थी और उसे एक रेसिपी बुक के रूप में छुपा के रखा था, लेकिन उसे यकीन था कि आकिरा उसे ढूंढ लेगा। वो कहता है कि उनका राजा अपना दिमाग खो चुका है, इसीलिए वो बस चुप रहकर नहीं देख सकता जो आगे होने वाला है। लेकिन नाइट्स पर रॉयल फैमिली का बहुत बड़ा एहसान है। आकिरा कहता है कि जब उसने वो किताब पढ़ी थी तो उसे समझ आया कि सारन चाहता है राजा इस किंगडम को भविष्य में एक अच्छे रास्ते पर ले जाए, लेकिन आकिरा सोचता है कि अगर वो चाहे तो राजा को खत्म करना आसान होगा क्योंकि उसका इस दुनिया से कोई रिश्ता नहीं है। वो ये भी बताता है कि जिस रात उन्हें यहाँ बुलाया गया था उसने छुपकर राजा के स्टडी रूम में घुसकर उसे मारने का मौका पा लिया था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। सारन कहता है कि उसने सही फैसला लिया क्योंकि किसी का जान लेना एक बहुत बड़ा बोझ होता है। वो ये भी कहता है कि भले ही आकिरा को एसेसिन क्लास मिली हो, इसका मतलब ये नहीं कि उसे किसी को खत्म करना ही होगा। आकिरा उससे सहमत होता है क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने कभी किसी की जान ले ली तो उसकी माँ और बहन कभी उसे माफ नहीं करेंगे। वो सारन से पूछता है कि वो उसकी मदद क्यों कर रहा है। सारन कहता है कि उसे आकिरा से बहुत उम्मीद है क्योंकि वो सबके रास्ते पर चलने के बजाय अपनी सोच से एक अलग रास्ता चुन रहा है। वो कहता है कि ऐसा सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ सहा हो। आकिरा उससे कहता है कि वो पहला इंसान है जिसने उसकी तारीफ की है। तब सारन उससे कहता है कि बदले में वो उसकी मदद करे उसके प्लान को कामयाब बनाने में। एक महीने बाद सारन स्टूडेंट्स को डंजन ले जाता है। आकिरा हैरान होता है इतने सारे लोगों को देखकर जो उन्हें गुड बाय कहने आए थे। वहाँ वो एक लड़की को देखता है जो उन्हें खो रही होती है, तो वो पूछता है कि क्या हुआ। लड़की गुस्से में कहते हैं कि सब उन्हें हीरोज के जैसा ट्रीट कर रहे हैं। वो बताते हैं कि उन्हें बुलाने के लिए बहुत कुछ कुर्बान किया गया था, लेकिन आकिरा को समझ नहीं आता कि वो क्या कह रही है। लड़की कहती है कि जब उसे खुद सच पता चलेगा तब वो दोबारा बात करेगी। जब वो डंजन पहुँचते हैं तो वो मॉन्स्टर से लड़ना शुरू करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें मुश्किल होने लगते हैं। आकिरा सजेस्ट करता है कि उन्हें पीछे हट जाना चाहिए और सारन उससे सहमत होता है। सारन अपनी डिवाइन स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके रास्ता साफ करता है और सब एग्जिट की तरफ भागते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें मॉन्स्टर्स का एक ग्रुप मिलता है। सातो याद करता है कि राजकुमारी ने उसे एक स्मोक बॉम्ब दिया था मॉन्स्टर्स को दूर रखने के लिए, लेकिन जैसे वो उसे यूज करता है मॉन्स्टर्स और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। गिलिस और आकिरा वहाँ पहुँचता है और गिलिस हैरान होता है एक मॉन्स्टर को स्टूडेंट्स पर अटैक करते देखकर। आकिरा तुरंत उसकी तरफ दौड़ता है। वो उसके अटैक से बच जाता है और उसके गले में तलवार घुसाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी तलवार टूट जाती है क्योंकि उस जानवर की स्किन बहुत ज्यादा मजबूत होती है। सातो उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन आकिरा उसे रोकता है क्योंकि उसके हाथ बेकार हो चुके होते हैं। वो कहता है कि हीरो होने के नाते ये उसका फर्ज है कि वो सबकी रक्षा करे, लेकिन आकिरा कहता है कि वो सब अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। सातो अपना होश खोना शुरू कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि वो हीरो के रूप में फेल हो गया है। आकिरा एक लड़की से कहता है कि वो अपना स्पेल सातो पर यूज करे। तब तक वो खुद इस मॉन्स्टर से लड़ने जाता है। वो सोचता है कि अब उसे अपना सीक्रेट स्किल इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि अब उसे अपनी पूरी शक्ति लगानी है। सारन उसे कहता है कि वो उसके सिग्नल का इंतजार करे। सारन का शरीर चमकने लगता है और वो मॉन्स्टर पर लाइटनिंग स्ट्राइक करता है। तब आकिरा अपना शैडो मैजिक एक्टिवेट करता है। मॉन्स्टर उस पर अपनी एक्स से वार करता है, लेकिन आकिरा अपनी शैडो स्पाइक से उसे छेड़ देता है और उसे अंधेरे में खींच लेता है। वो उसका सर काटने में सफल हो जाता है, लेकिन फिर उसका मैजिक कंट्रोल से बाहर होने लगता है। सारन उसे शांत करता है। जब वो वापस महल आते हैं, सारन आकिरा का शुक्रिया करता है उन सबकी जान बचाने के लिए, लेकिन आकिरा कहता है कि सारन ही था जिसने उसके मैजिक को कंट्रोल किया। सारन बताता है कि वो स्पेल आकिरा के शरीर पर असर डालते हैं, इसलिए चाहे वो अभी कितना भी ताकतवर क्यों न हो, उसे वो स्पेल सिर्फ तभी इस्तेमाल करना चाहिए जब और कोई रास्ता ना हो। सारन उसे कटाना देता है जो पहले हीरो ने बनवाई थी। आकिरा हैरान होता है कि उसने सातो को क्यों नहीं दी। सारन कहता है कि वो नहीं चाहता कि राजा को इसके बारे में पता चले क्योंकि उसने कटाना रॉयल आर्मरी से छुप कर ली थी। वो बताता है कि कटाना का नाम उसके कवर पर लिखा है, लेकिन वो उसे पढ़ नहीं सकता। आकिरा कहता है कि वो ये भाषा जानता है क्योंकि वो जापानीज में लिखा होता है। आकिरा एक मैसेज पढ़ता है जो पहले हीरो ने छोड़ा था। उसमें लिखा होता है कि वो चाहता है कि कटाना अपने सही मालिक तक पहुंच जाए। आकिरा सोचता है कि काश वो उससे मिल पाता। अभी भी वो सातो की चिंता करता है क्योंकि उस पर लगा हुआ श्राप बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। सारन कहता
कहता है कि शायद वो जानता है कि इसके पीछे कौन है। रात को हम देखते हैं कि राजकुमारी एक क्रिस्टल का इस्तेमाल करके सातों पर श्राप डाल रहे होते हैं, लेकिन तभी आकिरा उसके पीछे आ जाता है और उस क्रिस्टल को 2 टुकड़ों में काट देता है। वो उससे पूछता है कि इसने सातों को क्यों श्रापित किया, लेकिन राजकुमारी कुछ बताने से मना कर देती है। जाते हुए आकिरा उसे छोड़ देता है। उसके जाने के बाद राजकुमारी एक अलमारी खोलती है जिसमें बहुत सारे क्रिस्टल्स रखे होते हैं। वो प्लान कर रही होते हैं कि इन्हें सब स्टूडेंट्स पर यूज करेगी। इसके बाद आकिरा सारान को बताता है कि उसका शक सही निकला। सारान पूछता है कि क्या उसने राजकुमारी के सामने अपना चेहरा दिखाया था। आकिरा कहता है कि हाँ, उसने कोशिश की थी उससे जानकारी लेने की, लेकिन राजकुमारी ने सीधा जवाब नहीं दिया। सारान कहता है कि वो तो बस राजा की कठपुतली है और आकिरा को कहता है कि आज रात उसे महल में नहीं रुकना चाहिए क्योंकि राजकुमारी हीरो के अलावा हर स्टूडेंट पर श्राप डालने वाली है। लेकिन वो आकिरा पर नहीं डाल सकते क्योंकि उसे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए वो कोशिश करेगी कि आकिरा को खत्म कर दे। आकिरा पूछता है कि सारान उसे डांट क्यों नहीं रहा कि उसने अपनी पहचान दिखाई। सारान मुस्कुराकर कहता है कि बच्चे गलतियां करते ही हैं और उनकी गलतियों का जिम्मा बड़े लोगों का होता है। आकिरा कहता है कि काश उसके दुनिया में भी ऐसे लोग होते। सारान मजाक में कहता है कि जब आकिरा अपनी दुनिया वापस जाए तो उसे भी साथ ले चले क्योंकि उसे भी देखना है कि वो दुनिया कैसे होती है। अगली सुबह आकिरा उठकर देखता है कि सारे स्टूडेंट्स बाहर इकट्ठा हुए हैं। जब वो चेक करने जाता है तो उसे झटका लगता है देखकर कि सारान को मार दिया गया है। सब लोग आकिरा को दोष देते हैं क्योंकि सारान को उसी डैगर से मारा गया था जो आकिरा के पास था। राजा तुरंत आदेश देता है कि उसे पकड़ा जाए, लेकिन आकिरा अपनी कॉन्सिल प्रेजेंस स्किल का इस्तेमाल करके गायब हो जाता है। वो गिलिस के पास जाता है जो उसे बताता है कि सारान को राजा के खास असैसिन्स नाइट रेवेंस ने मारा है, लेकिन सारान ने अपने कमरे में आकिरा के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन छोड़े है जिसे लेकर उसे यहाँ से भाग जाना चाहिए। रात को राजकुमारी राजा से कहते हैं कि उसने हीरो के अलावा सब स्टूडेंट्स पर श्राप डाल दिया है। अब उन्हें बस 1 बजे चाहिए उनके पड़ोसी देश पर हमला करने की। राजा कहता है कि ये स्टूडेंट्स उसके लिए एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है और उसे लगता है कि आकिरा ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी वो राजकुमारी को कहता है कि नाइट रेवेंस को भेजकर आकिरा का पीछा कराए। आकिरा एक डंजन की तरफ निकलता है क्योंकि सारान ने उसे बताया था कि वहाँ छुपना सबसे बेहतर रहेगा और वही उसके क्लास लेवल बढ़ाने का सबसे तेज तरीका भी है। लेकिन उसने चेतावनी दी थी कि उसका कॉन्सीलमेंट स्किल हाई लेवल मॉन्स्टर से उसे नहीं छुपा पाएगा क्योंकि उनकी 6 सेंस कमाल के होते हैं। सारान ने उसे कहा था कि अगर वो अपनी असैसिनेशन स्किल को लेवल अप कर लेगा तो वो अपनी खुशबू, चलने की आवाज और शरीर की एनर्जी तक को छुपा पाएगा, तब मॉन्स्टर्स उसे नहीं ढूंढ पाएंगे। उसने कहा था कि ये रास्ता मुश्किल होगा, लेकिन जब उसका क्लास लेवल 100 तक पहुंच जाएगा तो उसे एक खास स्किल मिलेगी। सारान ने ये भी कहा था कि हर 10th फ्लोर पर एक बॉस मिलेगा जिसे हराना होगा। जब आकिरा अपने पहले बॉस रूम में पहुंचता है तो उसे किमेरा दिखाई देता है। जैसे ही वो खुजता है किमेरा तुरंत उस पर हमला कर देता है। आकिरा उसके पंजों से बच जाता है, लेकिन उसकी पूंछ से निकलने वाला जहरीला अटैक उसे चोट पहुंचा देता है और वो जमीन पर गिर जाता है। किमेरा उसके शरीर को अपने पंजों से छेड़ देता है और उसे दूर फेंक देता है। आकिरा जानता है कि अगर वो यहाँ मर गया तो सारान का बदला नहीं ले पाएगा, इसलिए वो अपना शैडो मैजिक एक्टिवेट करता है जिससे वो किमेरा के टुकड़े टुकड़े कर देता है। लेकिन आकिरा खुद भी बहुत बुरी हालत में होता है। उसका शैडो मैजिक अपने आप रिकवरी मोड में चला जाता है और उसे हील करना शुरू करता है। दूसरी तरफ सातो कहता है कि उन्हें डीमन लॉर्ड से लड़ने जाना चाहिए, लेकिन बाकी सब मना करता है क्योंकि उन्हें लगता है कि आकिरा ने ही सारान को मारा है। सातो समझ जाता है कि वो सब राजकुमारी के श्राप के अंदर है जैसे गिलिस ने बताया था, इसलिए वो अकेले ही निकलने का फैसला करता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स उसके साथ चलने का फैसला करते हैं। शहर से निकलने के बाद सातो सोचता है कि ये लोग उसके साथ क्यों आए। तब एक लड़की यूकी कहती है कि हम सब उन लोगों में से है जो राजकुमारी के श्राप के प्रभाव में नहीं है। दूसरा स्टूडेंट आसाहिना कहता है कि शायद ये उसकी वजह से हुआ क्योंकि उसे धुंधला धुंधला याद है कि उसने किसी अजीब कमरे में कुछ क्रिस्टल्स तोड़ दिए थे। हमें ये भी पता चलता है कि असल में गिलिस ने अपनी मैनिपुलेशन स्किल का इस्तेमाल करके आसाहिना को कंट्रोल किया था उन क्रिस्टल्स को तोड़ने के लिए, क्योंकि ये सरन का आखिरी आदेश था। आसाहिना कहता है कि उसे आकिरा को ढूंढना होगा। इसी बीच आकिरा को एक सपना आता है जिसमें उसे याद आता है जब उसकी मुलाकात आसाहिना से हुई थी, जब वो एक पार्ट टाइम जॉब कर रहा था। उसने आसाहिना से कहा था कि स्कूल में कभी किसी को इसके बारे में मत बताना। आकिरा बताता है कि वो नहीं चाहता कि उसकी बहन को पता चले कि वो काम करता है। फिर दोनों एक फोटो देखते हैं जिसमें उनके बहनें होते हैं और उन्हें एहसास होता है कि उनकी बहनें तो असल में दोस्त है। जब आकिरा उठता है तो वो हैरान होता है देखकर कि उसके सारे
सारे घाव ठीक हो गए हैं। जब वो अपना स्टेटस खोलता है तो उसे पता चलता है कि उसके स्टेट्स बढ़ गए हैं। वो हैरान होता है कि उसका शैडो मैजिक भी 2 लेवल बढ़ गया है, जबकि उसने सिर्फ उसे एक बार ही इस्तेमाल किया था। उसे लगता है कि शायद इसी वजह से उसके लिए उसे कंट्रोल करना आसान हो गया था। आगे बढ़ते हुए उसकी मुलाकात एक स्लाइम से होते है। वो उसे काट देता है, लेकिन उसे हैरानी होते है देखकर कि उसके अंदर एक एल्फ लड़की है जिसका नाम एमिलिया है। आकिरा एक स्किल वर्ल्ड आइज का इस्तेमाल करके उसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सामने इतनी ज्यादा चीजें आ जाते हैं कि वो परेशान हो जाता है। तुरंत वो स्किल कैंसिल कर देता है और सोचता है कि उसे इतनी खतरनाक स्किल का यूज नहीं करना चाहिए। थोड़ी देर बाद एमिलिया होश में आते हैं और कहते हैं कि वो ठीक है, लेकिन आकिरा को यकीन नहीं होता क्योंकि उसका एज पे सिर्फ 2% बचा होता है। उसे ये भी दिखाई देता है कि एमिलिया के पास पे वर्ल्ड आइज स्किल है। जब वो उसे उसके नाम से बुलाते हैं तो आकिरा कहता है कि उसे कम से कम इतना मैनर्स तो दिखाना चाहिए कि उसका नाम पूछे, भले ही उसे उसका नाम और स्टेटस दिख रहा हो। तभी अचानक एमिलिया बेहोश हो जाते हैं और आकिरा समझ आता है कि उसे तेज बुखार है, इसीलिए वो उसकी देखभाल करता है। जब एमिलिया को होश आता है तो उसका पेट गुड़गुड़ करता है। आकिरा कहता है कि उसे आराम करना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कि भूख के चलते वो सो नहीं पा रहे। आकिरा उसे खाना देता है। वो पूछते हैं कि उसने एक बीमार इंसान की देखभाल करना कहाँ से सीखा। आकिरा कहता है कि उसे आदत है क्योंकि वो अपनी माँ का ख्याल रखता था जो हमेशा बीमार रहते हैं। एमिलिया देखते हैं कि आकिरा ने एक पत्थर पर कुछ लिखा है, तो वो पूछते हैं कि ये क्या है। आकिरा कहता है कि ये उस फ्लोर का नंबर है जहाँ वो अभी है। उसे याद आता है कि आकिरा ने पहले कहा था कि वो 75th फ्लोर पर है, तो वो पूछते हैं कि वो 69 फ्लोर पर क्यों आ गए। आकिरा कहता है कि क्योंकि यहाँ पानी की कोई कमी नहीं है। एमिलिया शक करते हैं और पूछते हैं कि उसने उसके साथ कुछ गलत तो नहीं किया जब वो बेहोश थे। आकिरा तुरंत कहता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया और उसे सोने को कहता है। एमिलिया कहते हैं कि चाहे वो एक रॉयल परिवार से है, लेकिन कभी किसी ने उसकी इतनी अच्छी देखभाल नहीं की और दोनों सो जाते हैं। अगले दिन वो दोनों 80th फ्लोर की तरफ बढ़ते हैं जहाँ एमिलिया उसकी मदद करते हैं मॉन्स्टर से लड़ने में, लेकिन आकिरा समझ नहीं पाता कि वो उसका पीछा क्यों कर रही है, जबकि वो अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। एमिलिया कहते हैं कि वो भी बस उसी दिशा में जा रही है। आकिरा कहता है कि अगर कुछ हो गया तो वो उसे बचाएगा नहीं, लेकिन एमिलिया कहते हैं कि उसे किसी की जरूरत नहीं है, वो अपना ख्याल रख सकते हैं। जब वो बॉस के कमरे में घुसता है, एक ड्रैगन उन पर आग फेंक कर हमला करता है, लेकिन दोनों मुश्किल से बच जाता है। आकिरा अपने आप को छुपा लेता है और एमिलिया ड्रैगन पर अपनी ग्रेविटी मैजिक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ड्रैगन फिर भी आकिरा को मार देता है। एमिलिया कहते हैं कि वो उसके माना को ट्रेस कर रहा है, इसलिए उसे अपनी मैजिक को आसपास के माहौल में मिला देना चाहिए। आकिरा कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। फिर वो अपनी डार्क मैजिक से ड्रैगन पर हमला करता है और अपने तलवार से उसकी आँख चीर देता है, जिससे ड्रैगन जमीन पर गिर जाता है। आकिरा कहता है कि उसने आसपास के माना का यूज करके ड्रैगन को हरा दिया। एमिलिया हैरान होती है देखकर कि वो ऐसा भी कुछ कर सकता है, लेकिन तब ड्रैगन चमकने लगता है और एक बिल्ली में बदल जाता है, जिससे दोनों छौंक जाता है। एमिलिया कहते हैं कि वो अभी भी जिंदा है और बताते हैं कि उसके पास शेप शिफ्टर स्किल है। वो कहते हैं कि एक असली ड्रैगन इतनी आसानी से नहीं हारता, जिससे आकिरा को शक होता है कि क्या एमिलिया अपनी वर्ल्ड आइज स्किल का यूज कर रही है। एमिलिया पूछते हैं कि आकिरा उसे क्यों यूज नहीं करता, तो आकिरा कहता है कि वो उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। बिल्ली कहते हैं कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि वो हार गई। वो बताती है कि उसने ड्रैगन का रूप से मजाक के लिए लिया था, लेकिन बात थोड़ी ज्यादा बढ़ गई। आकिरा हैरान होता है कि वो बोल सकती है। बिल्ली कहते हैं कि उसे जानवर की तरह मत देखो, क्योंकि उसे डीमन लॉर्ड ने बनाया था एक बहुत जीनियस प्राणी के रूप में। वो कहते हैं कि आकिरा जैसा जवान लड़के को कुछ नहीं पता। आकिरा उसे उसके हालत याद दिलाता है, लेकिन बिल्ली कहते हैं कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसका काम डीमन लॉर्ड का संदेश देना था। फिर वो उठती है और कहते हैं कि डीमन लॉर्ड आकिरा का इंतजार कर रहा है अपने महल में, जिससे आकिरा हैरान हो जाता है कि डीमन लॉर्ड उसे कैसे जानता है। बिल्ली कहते हैं कि उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता। फिर वो जमीन पर ले जाते हैं और कहते हैं कि आकिरा उसे खत्म कर दे, क्योंकि उसने अपना काम पूरा कर लिया। लेकिन आकिरा उसे मारने से मना कर देता है, क्योंकि उसका मानना है कि सारे डीमंस बुरे नहीं होते। एमिलिया कहते हैं कि अगर उन्होंने बिल्ली को खत्म नहीं किया तो बॉस रूम का दरवाजा नहीं खुलेगा, लेकिन आकिरा फिर भी उसे मारने से इनकार कर देता है। कहता है कि उसे बिल्लियाँ पसंद है। बिल्ली पूछते हैं तो क्या तुम दोनों यहाँ भूख से मरने के लिए तैयार हो। आकिरा सोचता है कि जरूर इस कमरे से बाहर निकलने का कोई और रास्ता होगा। एमिलिया कहते हैं कि हाँ, अगर वो उस बिल्ली के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना ले तो वो दोनों यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन बिल्ली कहते हैं कि ऐसा करने के लिए उस आदमी को अपना माना अच्छे से कंट्रोल करना आना चाहिए और उसके हिसाब से आकिरा के पास वो क्षमता नहीं है। एमिलिया बताते हैं कि जो अटैक आकिरा ने यूज किया था वो सिर्फ पहले हीरो ने कर दिखाया था, इसलिए उसे पूरा यकीन है कि आकिरा कॉन्ट्रैक्ट बनाने का प्रोसेस शुरू कर सकता है, पर ये पक्का नहीं है कि वो सफल होगा या नहीं। आकिरा पूछता है कि अगर वो फेल हो गया तो क्या होगा। बिल्ली कहते हैं कि दोनों मर भी सकते हैं, लेकिन आकिरा कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता और वो ये करने का फैसला कर लेता है। एमिलिया समझ नहीं पाते कि आकिरा एक
एक बिल्ली के लिए इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रही है जब वो उसे खत्म करके आगे बढ़ सकता था। पर आकिरा कहता है कि उसने अपना फैसला कर लिया है। बिल्ली कहते हैं जो करना है करो, पर बाद में मुझे कुछ मत कहना। और आकिरा गुस्सा हो जाता है क्योंकि बिल्ली अपनी जान की परवाह नहीं करती। बिल्ली कहते हैं कि अगर वो जिंदा भी रहेगी तो भी क्या ही अच्छा होने वाला है। आकिरा एमिलिया से पूछता है कि रिचुअल कैसे शुरू करे। एमिलिया कहते हैं कि उसे बिल्ली को एक नाम देना होगा। आकिरा उसका नाम योरू रखता है। फिर एमिलिया कहते हैं कि उसे अपना माना योरू में डालना होगा, लेकिन उसे चेतावनी देते हैं कि एक बार रिचुअल शुरू करने के बाद वो इसे रोक नहीं पाएगा। आकिरा कहता है कि वो नहीं मरेगा। जब आकिरा अपना माना योरू में डालने लगता है तो वो अचानक अपने आप को योरू के मन के अंदर पाता है। वहाँ वो देखता है कि योरू एक गांव को बर्बाद कर रहा है। आकिरा उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन योरू उस पर एक एनर्जी बीम छोड़ देता है और कहता है कि अगर आकिरा उसे खत्म नहीं करेगा तो उसकी आत्मा वहीं पर नष्ट हो जाएगी। योरू अपने पंजे से उस पर हमला करता है और आकिरा के असली शरीर से भी खून निकलने लगता है, जिससे एमिलिया परेशान हो जाते हैं। आकिरा योरू पर एक अटैक करता है और योरू समझता है कि अब आकिरा सच में लड़ रहा है। तब योरू अपना रूप बदलने लगता है, लेकिन आकिरा जानबूझकर उसके पंजे से चिढ़ जाता है। आकिरा कहता है मैं तुम्हें खत्म नहीं करूंगा। उसे ये भी मालूम है कि योरू भी उसे मारना नहीं चाहता। योरू कहता है कि एक मॉन्स्टर होने के नाते दूसरे जीवों को नुकसान पहुंचाना उसका काम है, लेकिन आकिरा कहता है कि उसे पता है योरू इस तरह जीने से थक गया है। आकिरा कहता है कि वो योरू का ख्याल रखेगा और उसे दोबारा ऐसी तबाही मचाने नहीं देगा। ये बात सुन के योरू शांत हो जाता है और आकिरा सफलता से वो कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है। जब आकिरा होश में आता है वो अपना हाथ योरू पर रखता है और उसके शरीर पर बना निशान बदल जाता है। एमिलिया कहते हैं कि इसका मतलब है अब उनकी आत्माएं एक दूसरे से जुड़ गई है। योरू अपने वफादारी आकिरा के सामने रखता है और उनके सामने एक टेलीपोर्टेशन सर्कल दिखाई देता है। आकिरा सोचता है आगे बढ़ने के बारे में, लेकिन उसे याद आता है कि योरू अब भी घायल है। योरू कहता है कि वो सर्कल तब तक खत्म नहीं होगा जब तक वो उसके अंदर से ना गुजरे, इसीलिए उन्हें थोड़ा रुककर उसे रिकवर होने देना चाहिए। एमिलिया कहते हैं कि टाइम पास के लिए उन्हें बातें करनी चाहिए। योरू इस बात से सहमत होता है, कहता है कि इससे उन्हें एक दूसरे को बेहतर समझने का मौका मिलेगा। उधर सातो और उसके साथी एक नए शहर पहुँचते हैं, लेकिन वो हैरान हो जाते देखकर कि वो बिल्कुल जापान जैसा दिखता है। सब नए कपड़े पहनते हैं और वहाँ का खाना एंजॉय करते हैं, लेकिन सातो कहता है कि उन्हें अपनी सिचुएशन पर बात करनी चाहिए। वो कहता है कि सबसे पहले उन्हें एक काम ढूंढना होगा। नाना से कहता है कि उन्हें किसी गिल्ड में रजिस्टर कर लेना चाहिए और एडवेंचरर बन जाना चाहिए। सातो उससे सहमत होता है और सबको कहता है कि उन्हें इस दुनिया के बारे में ज्यादा जानकारी भी इकट्ठा करनी चाहिए। उनमें से एक दाइसुके पूछता है कि क्या कोई ऐसा किताब है जिसमें लिखा हो कि वो अपनी दुनिया में वापस कैसे जा सकता है। सातो कहता है कि इसका एक ही रास्ता है, डीमन लॉर्ड को हराना। वो कहता है कि राजा और राजकुमारी जरूर जानते हैं कि उन्हें वापस कैसे भेजना है, क्योंकि वही तो थे जिन लोगों ने उन्हें समन किया था। अगर वो डीमन लॉर्ड को हरा देंगे तो उनके साथ बातचीत करके वापस जाने का रास्ता मिल सकता है। सातो कहता है कि उन्हें डीमन लॉर्ड के राज्य पर जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहिए, लेकिन आसाहिना उसकी बात से सहमत नहीं होता। वो कहता है कि उन्हें यहाँ रुकना चाहिए जब तक उनकी मुलाकात आकिरा से नहीं होती। उसका मानना है कि आकिरा सबसे ज्यादा पावरफुल है और उसके बिना डीमन लॉर्ड से लड़ना बेवकूफी होगी। हर किसी की आकिरा के बारे में अलग अलग राय होते हैं, इसीलिए सब सातो से कहते हैं कि वही डिसाइड करे। सातो सोचता है कि आकिरा उनके साथ टीम नहीं बनाएगा, क्योंकि बचपन से स्कूल में एक साथ होने के बावजूद भी आकिरा उसे पहचान तक नहीं पाता। सातो जानता है कि सिर्फ हीरो की होली स्वॉर्ड ही डीमन लॉर्ड को हरा सकते हैं, जिसका मतलब है कि सबको मिलकर काम करना होगा। लेकिन उसे लगता है कि आकिरा उनमें दिलचस्पी नहीं लेगा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा ताकतवर है। वो सोचता है कि उन्हें सिर्फ तभी आकिरा के साथ काम करना चाहिए जब वो उसके जितने पावरफुल हो जाए, और वो डिसाइड करता है कि वो वही रुकेगा जब तक एरिया के मॉन्स्टर्स इतने स्ट्रॉन्ग ना हो जाए कि उनके साथ ट्रेनिंग कर सके। यहाँ डंजन के अंदर एमिलिया बताती है कि उसे अपने होम टाउन से भागना पड़ा था। जब लोग उस तक पहुँच गए तो उसने अपने ग्रेविटी मैजिक का यूज करके पहाड़ के किनारे को तोड़ दी और उनसे बच गए। वो नदी में गिर गए और पानी के साथ बहकर एक किनारे पहुँच गए, जहाँ उसे एक डार्क स्लाइम ने निकल लिया। जब वो होश में आए तो उसने आकिरा को देखा, पर इन सब में उसे कोई अफसोस नहीं था, क्योंकि इसी की वजह से उन दोनों की मुलाकात हुई। आकिरा उसे कहता है कि उसे वापस जाकर सब कुछ ठीक करना चाहिए। उसे पता है कि उसकी छोटी बहन को उससे प्रॉब्लम है, इसीलिए एमिलिया को उससे बात करनी चाहिए। पर एमिलिया सोचती है कि मुमकिन नहीं। आकिरा उसे बताता है कि एक बार उसने अपने बहन के लिए एक नया फोन खरीदा, पर उसकी बहन गुस्सा हो गई क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि आकिरा सिर्फ उसके लिए इतनी मेहनत करे। तब उनके माँ ने उससे कहा कि ये सब इसलिए है क्योंकि आकिरा उसे प्यार करता है। वो एमिलिया को कहता है कि चाहे हम अपने लोगों से लड़ ले, पर दिन के अंत में वो हमारे परिवार ही रहता है। आकिरा चाहता है कि वो अपनी माँ और बहन को देख सके, लेकिन वो तब तक लौटना नहीं चाहता जब तक वो सारन का बदला नहीं ले लेता। अचानक
अचानक उसके आसपास डार्क एनर्जी दिखाई देती है, लेकिन वो खुद को संभाल लेता है। यूरो उससे कहता है कि अपने बदले की भावना पर कंट्रोल रखे। वो लोग बताते हैं कि उन्होंने बेसहारान के बारे में सुना है। आखिर अपने ग्लव्स पहनकर यूरो के साथ खेलने लगता है ताकि माहौल थोड़ा हल्का हो जाए। वो यूरो को प्यार से सहलाता है, पर यूरो उसे कहता है कि सिचुएशन को थोड़ा सीरियसली लो, क्योंकि अगर एक मर गया तो दूसरा भी मर जाएगा। लेकिन उनके बीच कॉन्ट्रैक्ट की वजह से वो चाहे जितनी दूर हो एक दूसरे से बात कर सकते हैं, क्योंकि उनकी सोल्स अब आपस में जुड़ गई है। एमिलिया ये सुनकर थोड़ा जेलस महसूस करते हैं, तो आकिरा कहता है कि वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि यूरो अब उसका पेट है। जब वो टेलीपोर्टेशन सर्कल के पास जाने के लिए रेडी होते हैं, एमिलिया कहते हैं कि उसने सुना है ये सर्कल उन्हें उस जगह ले जाते हैं जहाँ उनमें से कोई जाना चाहता हो, पर उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ टेलीपोर्ट होंगे। बस इतना काफी है कि वो आकिरा के साथ हो। आकिरा सोचता है कि शायद ये उसे उसकी दुनिया वापस भेज दे, पर फिर वो उस मामले को साइड में रख देता है क्योंकि अभी लौटने का सही समय नहीं है। वो दोनों एल्फ्स के देश में टेलीपोर्ट हो जाता है, जिसे देखकर एमिलिया चौंक जाते हैं, पर एक एल्फ उस पर तीर छोड़ देता है तो आकिरा उसकी रक्षा करता है। आकिरा तुरंत उस एल्फ के पास पहुंचकर उसे धमकाता है कि अगर वो नहीं रुका तो वो उसे मार देगा। एल्फ कहता है कि एमिलिया का वहाँ कोई जगह नहीं है तो उसे फिर से भाग जाना चाहिए, पर आकिरा उसे बेहोश कर देता है। वो देखता है कि उन्हें घेर लिया गया है और एमिलिया की बहन रोज कहती है कि एमिलिया को उसकी गुनाहों की कीमत चुकानी पड़ेगी। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एमिलिया वॉक पर जा रहे थे और उसने देखा कि रोज नाइट्स के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे, जहां वो उन्हें आसानी से हरा देते हैं। उसका अटेंडेंट उसे याद दिलाता है कि वो अगला लीडर बनने वाली है, पर उसका फियांसे लियाम एंगेजमेंट तोड़ना चाहता है। रोज कहती है कि इसीलिए है क्योंकि एमिलिया एक चाइल्ड ऑफ ब्लाइट है और उस पर एक भयानक गुनाह का इल्जाम लगता है। आकिरा पूछता है कि एमिलिया ने आखिर क्या किया था। रोज बताते हैं कि उसे एमिलिया ने जहर दिया था, पर एमिलिया कसम खाकर कहती है कि उसने सोचा था वो एक पोशन दे रही है। रोज आकिरा से कहते हैं कि एमिलिया को उसके हवाले कर दे और वो अपनी स्किल का इस्तेमाल करके आकिरा को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। एमिलिया गुस्सा हो जाते हैं और अपने बहन से कहते हैं कि स्पेल हटा दे ताकि आकिरा खुद फैसला कर सके क्या करना है। रोज हैरान हो जाते हैं क्योंकि पहली बार एमिलिया उस पर चिल्ला रही होती है, लेकिन आकिरा बताता है कि उस पर स्पेल का घंटा भी कोई असर नहीं हुआ। यूरो कहता है कि ये स्किल सिर्फ उन लोगों पर काम करते हैं जो रोज से कम लेवल के होते हैं। रोज को यकीन नहीं होता कि आकिरा उससे ज्यादा पावरफुल है, पर आकिरा कहता है कि वो एमिलिया के झूठे इल्जाम हटा दे क्योंकि उसे पता है एमिलिया झूठ नहीं बोलती। रोज गुस्सा हो जाता है और दूसरे एल्फ्स को आकिरा को मारने का ऑर्डर देते हैं। आकिरा लड़ने के लिए रेडी हो जाता है, पर उसी वक्त राजा आकर सबको रोक देता है। रोज उसे देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो सोचती थी कि राजा दूर है। राजा उसे पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है। दूसरे एल्फ्स एमिलिया के गुनाह के बारे में बताते हैं, पर राजा समझ आता है कि रोज ने सबको अपनी स्किल से कंट्रोल किया है, तो वो उसे कहता है कि उन्हें अपने कंट्रोल से आजाद करो। राजा वादा करता है कि वो एमिलिया के साथ सब कुछ ठीक करेगा, पर वो आकिरा से कहता है कि उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। एमिलिया बताती है कि आकिरा ही था जिसने उसे बचाया था, पर राजा कहता है कि ये मायने नहीं रखता क्योंकि दूसरे जातियों के लोगों को यहाँ आने की परमिशन नहीं है। एमिलिया फैसला करते है कि वो भी चली जाएगी, लेकिन राजा उसे जाने नहीं देता क्योंकि वो कहता है कि एक दिन वो उसकी जगह लेगी। आकिरा कहता है कि एमिलिया खुद फैसला करे कि उसे क्या करना है, और वो तो राजा को धमकी तक दे देता है। राजा देखता है कि आकिरा के पास वो स्किल है जिससे उसने लियाम को हरा दिया था, तो वो उसे डुएल का चैलेंज देता है जिसमें जीतने वाला फैसला करेगा कि क्या होगा। राजा रोज को अपनी तरफ से लड़ने के लिए चुन लेता है और वो तय करते हैं कि ये लड़ाई उस पवित्र पेड़ के सामने होगी। जब वो वहाँ जा रहे होते हैं, एमिलिया आकिरा से माफी मांगती है कि उसकी वजह से वो इन सब में फंस गया, पर आकिरा कहता है कि ये उसका अपना फैसला था। आकिरा पूछता है कि लोग उसे चाइल्ड ऑफ ब्लाइट क्यों कहते हैं। एमिलिया समझाती है कि एक पुरानी कहानी के मुताबिक जब ट्विंस पैदा होते हैं और उनमें से एक अपने माँ बाप से अलग होता है, तो कहा जाता है कि वो भविष्य में पूरे राज्य पर मुसीबत लाएगा। यूरो कहता है कि ये कहानी तो सिर्फ एक अंधविश्वास मानी जाती है, तो वो सोचता है कि रोज ने ये बात सिर्फ जलन के चक्कर में उठाई है। आकिरा कहता है कि उसे एमिलिया के बाल खूबसूरत लगते हैं। वो पवित्र पेड़ तक पहुँचते हैं और आकिरा फैसला करता है कि वो अपने कौंसिल प्रेजेंस यूज नहीं करेगा ताकि सब लोग देख सके जब वो जीतेगा। एमिलिया उसे चेतावनी देती है कि रोज सबसे ताकतवर तलवारबाज है इस पूरे किंगडम में। आकिरा हैरान होता है कि एमिलिया उसकी तारीफ कर रही है। एमिलिया कहते हैं कि पहले वो दोनों बहुत करीब थे और आज वो उसे अपनी छोटी बहन ही मानते हैं। जब लड़ाई शुरू होने वाली होते हैं, रोज हैरान होते हैं देखकर कि आकिरा ने अपनी तलवार नहीं निकाली। आकिरा कहता है कि वो उसे गलती से मारना नहीं चाहता। राजा उन्हें लड़ाई शुरू करने का ऑर्डर देता है और रोज तुरंत हमला कर देते हैं, लेकिन आकिरा उसके हमले से बच जाता है और उसे धक्का देकर पीछे कर देता है। रोज सोचते हैं कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है, तो वो अपनी तलवार में विंड मैजिक भरकर उस पर जोर से वार करते हैं, पर आकिरा बच जाता है। आकिरा उसके करीब जाकर उसका बैलेंस बिगाड़ देता है और उसे नीचे गिरा देता है। फिर पूछता है कि क्या उसका गुस्सा ठंडा हुआ। वो कहता है कि एमिलिया ने उसकी तारीफ की थी और ये उम्मीद करता है कि दोनों बहनें अपनी बातें सुलझा ले, पर रोज कहते हैं कि एमिलिया ने उसे सब कुछ छीन लिया। वो फिर से अटैक करते हैं और आकिरा को पीछे धकेल देते हैं।
होते हैं, लेकिन उसका मैजिक कंट्रोल से बाहर होने लगता है। तब आकिरा यूरो को कह देता है कि एमिलिया की सुरक्षा करे। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि रोज कभी एमिलिया के बालों की तारीफ करते थे, पर जब एमिलिया का क्लास एक लेजेंडरी स्पिरिट के रूप में पहचाना गया, तब सबका ध्यान उसी पर चला गया और सारे लोग रोज को भूल गए। रोज कहते हैं कि वो अपना हक वापस लेंगे, पर एमिलिया उसे रुकने के लिए कहते हैं। लियाम एमिलिया को एक आइटम देता है और वो पवित्र पेड़ की टहनी का यूज करके पूरे जगह को शुद्ध कर देते हैं। सारे सैनिक रोज के कंट्रोल से आजाद हो जाता है। रोज सोचते हैं कि अब सब कुछ खत्म हो गया, इसीलिए वो अपना आखिरी अटैक करने के लिए तैयार होते हैं। आकिरा समझ जाता है कि अगर उसने इस हमले को नहीं रोका तो पीछे खड़े लोग मर जाएंगे, तो वो अपना शैडो मैजिक एक्टिवेट करता है और हवा को निगल लेता है। पर जब वो रोज तक पहुंचता है तो वो उस एनर्जी को वापस बुला लेता है और वो उसके शरीर को थक लेते हैं। रोज हार मानने से इनकार करते हैं, पर आकिरा उसके अटैक को रोक देता है और उसे दूर उड़ा देता है। रोज सोचते हैं कि एमिलिया और लियाम उसका मजाक उड़ाएंगे क्योंकि उन्होंने उसका कंट्रोल इतनी आसानी से तोड़ दिया, पर एमिलिया कहते हैं कि लियाम कभी भी उसके कंट्रोल में था ही नहीं। रोज इस बात पर विश्वास नहीं करते और कहते हैं कि वो चाहे तो उसे सजा दे सकते हैं। तब राजा बोलता है कि असल में ये सारी गलती उसकी थी। राजा बताता है कि एमिलिया ने कभी उससे कुछ नहीं छीना, बल्कि उसने अपने स्किल से रोज की यादें मिटा दी थी। फिर वो उसकी यादें वापस करता है, जहाँ दिखाया जाता है कि रोज हमेशा ताकतवर बनना चाहते थे। वो एक डंजन गई जहाँ एक अजीब औरत ने उसे एक ऑर्ब दी जो मॉन्स्टर्स को अपनी तरफ खींचता है। उसने कहा कि उन्हें हराने से वो जल्दी लेवल अप करेगी। रोज ने उसे डंजन में एक्टिवेट किया, पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ गए और वो उसे घिर गए। वो भागकर बाहर आए, लेकिन मॉन्स्टर्स उसे फॉलो कर रहे थे। उसने सोचा कि उसे लड़ना ही पड़ेगा ताकि दूसरे लोग सुरक्षित रहे। तब लियम और दूसरे नाइट्स वहाँ पहुँचे, लेकिन एक गॉब्लिन ने लियम को छोड़ पहुँचाए और वो मर गया। राजा कहता है कि लियम के मर जाने के बाद रोज गुस्से और नफरत में डूब गए थे, इसलिए उसने उसकी याददाश्त मिटा दी। लेकिन एमिलिया ने तब रिजरेक्शन मैजिक सीख लिया था, जिससे लियम वापस जिंदा हो जाता है। पर उसके बाद रोज सबसे दूर हो गई क्योंकि उसे सच्चाई नहीं पता थी। राजा कहता है कि उसने ये राज छुपाकर उनके बीच एक दीवार खड़ी कर दी, इसीलिए उसने अपनी गलती सुधारने के लिए दुएल रखा ताकि रोज अपने माइंड कंट्रोल स्किल पर भरोसा न करे और अपने दिल को मजबूत बना सके। जब लियम जिंदा हुआ था तो पवित्र पेड़ का पत्ता उसके शरीर से जुड़ गया था और इसी वजह से रोज के माइंड कंट्रोल स्किल का उस पर कोई असर नहीं हुआ था। राजा कहता है कि उसने उन्हें मिलाने की कोशिश की, पर एमिलिया को निकाल दिया गया। रोज हैरान होती है कि उसने सबके प्यार को दया समझ लिया और अपने ही बहन को दुश्मन बना लिया, पर एमिलिया कहते हैं कि रोज हमेशा एक अच्छी इंसान थे और अब सब कुछ ठीक लगता है। उसके बाद सब लोग एक बड़े पार्टी में शामिल होता है। आकिरा राजा को याद दिलाता है कि वो डुएल में जीता था, तो शर्त के मुताबिक एमिलिया अब कुछ भी कर सकती है। राजा पूछता है कि आकिरा अब कहाँ जाएगा। आकिरा कहता है कि योरो ने उसे बीस्टमैन कॉन्टिनेंट के बारे में बताया है, जहाँ अच्छे हथियार मिलते हैं और उनकी देखभाल भी होते हैं। एमिलिया फैसला करते हैं कि वो भी आकिरा के साथ ही जाएगी। दूसरी तरफ सातो और उसकी टीम एक शिप पर होते हैं। वो आसाहीना से माफी मांगता है कि वो आकिरा का इंतजार नहीं कर पाए, लेकिन पता चलता है कि वो लोग भी बीस्टमैन कंटिनेंट जा रहे हैं अपने हथियारों को सुधारने के लिए। सो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना है। अगर तुम्हें जानना है कि आकिरा आगे चल के कितना ताकतवर होने वाला है, देन 500 कमेंट्स का टारगेट रखते उसे भी पूरा कर देना एंड मैं इसका अगला पार्ट ले आऊंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और हाँ दोस्तों, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, मैं व्हील इटर्नल सीरीज जल्दी ही स्टार्ट करने वाला हूँ। पर अभी भी कंफ्यूज हूँ कि कौन सा चैनल पे स्टार्ट करो, क्योंकि मेरे इस मेन चैनल पे देखो अभी तो स्ट्राइक की वजह से हालत खराब होकर रखा है, इसलिए प्लान बना रहा हूँ कि सेकंड चैनल पे स्टार्ट करो। बाकी तुम लोग कमेंट्स में अपना ओपिनियन दे सकते हो और इसीलिए तुम सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सेकंड चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके रखो ताकि तुम वो सीरीज मिस ना करो, क्योंकि व्हील इटर्नल को देखने के लिए तुम लोगों ने भर के कमेंट्स किए थे, इसीलिए वो सीरीज अब जल्दी आने वाले हैं। और हाँ, अगर तुम्हें ऐसे मजेदार ओवरपावर टाइप के एनिमेस देखना पसंद है, देन स्क्रीन पे शो हो रहे उन वीडियोस पे क्लिक करना एंड मैं तुम्हें मिलता हूँ एक और नए वीडियो में।